हेलो एवरीवन, जुड़ चुके हैं आप एक बार फिर से अपने चैनल साइंस क्लासेस के साथ। हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स नाम के चैप्टर से। हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स के सारे पार्ट्स, ये अंतिम पार्ट है जहाँ पे हम कुछ हेलो एरीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वन बाय वन। स्टार्टिंग बेसिक से लेके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको सॉल्यूशंस के वीडियो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। फिर भी अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया गया है। आप बेझिझक वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज बहुत ही आसान सी रिएक्शंस हैं, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की, यानी कि E+, इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर ध्यान से याद कर पाओ तो जब हम बात कर रहे थे हेलो एरीन की, यानी कि हैलोजन ग्रुप था, यहाँ पे क्या था? एक्स के पास अपने लोन पेयर्स थे। लोन पेयर की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या शोन कर रही थी? सबसे पहले इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे ये मूवमेंट शोन करते हैं। मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव आयन आगे की तरफ मूव करता है और यहाँ पे जो एक्स ग्रुप होता है ये कैसे पॉजिटिव आयन के साथ डिपॉजिट हो जाता है, और बाकी यहाँ पे आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती चली जाती हैं। इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम अनुनाद हिंदी में, या फिर रेजोनेंस। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देख पाओगे तो यहाँ पे जो ग्रुप लग रहे हैं ये पोजीशन कौन सी है? आर्थो, और ये पोजीशन है पैरा। इसके अलावा अगर एक स्ट्रक्चर की और बात करें वापस से रिपीटेड पैटर्न पे, तो ये यहां पे पहुंच जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से डबल बॉन्डेड की स्ट्रक्चर इस पे और साथ में ये एक्स के साथ पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में होगा क्या? ये वापस से अपनी पोजीशन पे चला जाता है, यानी कि जो बॉन्डेड स्ट्रक्चर थी एज सच हो जाती है, और ये आयंस जो नेगेटिव थे इन पे जाएंगे तो ये वापस से अपने सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर के साथ यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा, सारे आयंस भर जाएंगे। तो ये देखो, ये जो पहली स्ट्रक्चर थी यही क्या हो जाती है? रिपीटेड। लेकिन ये सारे के सारे स्टेप्स क्या शोन कर रहे हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब अनुनाद। अब यहां से आसानी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि देखिए, जब हम बात कर रहे हैं यहां पे दिस वन इज अ आर्थो एंड दिस वन इज अ पैरा पोजीशन एंड दिस वन इज अ आर्थो एंड आर्थो मेटा आर्थो, यानी कि जहां पे निगेटिव आयन जा रहे हैं वहां पे आसानी से हम जोड़ पाएंगे किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। जब हम इन पे अटैक कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक जब अटैक होता है तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस होगा तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाएगी। लेकिन उस केस में होगा क्या? यहां पे अगर हम बात करें क्लोरीन ग्रुप जुड़ा होगा तो क्लोरीन ग्रुप के पास निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट पे थोड़ा सा भारी पड़ता है। इसकी वजह से जब इलेक्ट्रोफाइल हिट करते हैं, इस पे अटैक करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होने की वजह से इनके जो ग्रुप्स होंगे ये सारे के सारे आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे, यानी कि आर्थो के पास जो भी जाएगा अगला कंपाउंड यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरह से जुड़ेगा, ये आर्थो स्ट्रक्चर पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, ये एज सच हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे नेगेटिव आयन शोन करेगा, और ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर के साथ कौन? एक्स ग्रुप। इसके साथ जो भी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा वो जुड़ेगा। लेकिन यहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आया, वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होता है क्लोरोबेंजीन? क्योंकि हैलोजन की बात करेंगे तो मेनली हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं। आयोडीन रेयरली होता है, कम देखने को मिलता है, और फ्लोरीन तो मतलब
पूछने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे जब आता है कौन, क्लोरीन, तो क्लोरीन ग्रुप के साथ मेंशन किया जाता है क्लोरोबेंजीन जो होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसी वजह से होता है क्योंकि अगर हम प्रॉपरली रेजोनेंस से इसको समझना चाहें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे हम माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं, नेगेटिव आई इफेक्ट, या इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इसकी वजह से ये नेगेटिव आयन आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मगर मेटा पोजीशन पे अनस्टेबलाइज स्ट्रक्चर होती है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस नहीं होती है, जिसकी वजह से चूंकि ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करते हैं, क्लोरीन का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से मेटा पोजीशन पे ये प्रॉपरली नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, और सिर्फ आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। अब इन आर्थो और पैरा पोजीशन की वजह से इनका आसानी से सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आसानी से प्रोसीड कराई जा सकती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर देते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हैलोजन ही जोड़ना है। हैलोजिनेशन मतलब हमारे पास क्या है, एक क्लोरोबेंजीन है और हमें इसको क्लोरीनेशन करा देना है, मतलब क्लोरीन ग्रुप के साथ जोड़ना है। अब ये ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम बात करें सिर्फ बेंजीन रिंग की तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, लेकिन जैसे ही हम हैलोएरिन की बात करते हैं तो इनकी एक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाती है क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन देखने को मिलती है आर्थो और पैरा पोजीशन पे। जब यहाँ पे हम इनका क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्लोरीनेशन की वजह से देखना इस क्लोरीन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज सच रहेगा, लेकिन यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे, अब आर्थो चाहे इधर जोड़ें चाहे इधर, दोनों कंडीशन में आर्थो के बन सकती हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर बन के तैयार होती है यहाँ पे, अकेले ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थो पे ही, पैरा पे भी बनता है। अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो इसको मेंशन करेंगे आर्थो क्लोरो, और सिर्फ आर्थो क्लोरो की बजाय ये पूरा का पूरा क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो डाई क्लोरोबेंजीन यहाँ पे भी, लेकिन आर्थो के साथ, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। तो आर्थो और पैरा पोजीशन से इनका नामकरण हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे मेजर प्रोडक्ट की तो पैरा ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा बनेगा, लगभग 80%, और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा, आर्थो, ये लगभग कितना बनेगा, 20%। आर्थो और पैरा मेजर पोजीशन में बनेगा। हैलोजिनेशन के बाद अगर हम इनका नाइट्रेशन कराएं तो नाइट्रेशन भी काफ़ी आसान होगा। नाइट्रेशन कराने का मतलब क्या होता है, हमें जोड़ना है NO2 ग्रुप, यानी कि नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन कराने के लिए हमेशा याद रखना हम रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ। HNO3 का HNO2 जाके कंपाउंड के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन के साथ, इसका नाइट्रेशन HNO3 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा, और इसकी जो एक्टिविटी होगी प्रेजेंस में होगी सल्फ्यूरिक एसिड के। जो रिएक्शन बनेगी यानी कि जो कंपाउंड बनेंगे वो होंगे हमारे पास, ये क्लोरीन एज सच रहेगा NO2 ग्रुप। हालांकि अगर हम अभी आगे पढ़ेंगे तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, लेकिन जब ये हेड पे होगा, अभी कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन इसको आर्थो पोजीशन पे भेजेगी और इसको पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ये 80%, इसको बोलेंगे हम पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पैरा पोजीशन ये मेजर होगी, ये ज़्यादा बनेगी। तो हमसे पूछा जाएगा हमेशा मेजर प्रोडक्ट, इसको हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगले अगर कंडीशन की बात करें तो मेंशन किया गया है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब हमें बनाना है क्या, सल्फोनिक ग्रुप। और सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, HSO3। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। हमेशा हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन जब जाएंगे तो यहाँ पे मेंशन करेंगे किसकी,
सल्फ्यूरिक एसिड की। अभी तक क्या कर रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में HNO3 के साथ रिएक्शन हुई थी, तब हमारे पास नाइट्रो ग्रुप बने थे, और डायरेक्टली अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, और काफी आसान होती है रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ गर्म करना होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत तेज एक्टिविटी शोन करता है इसके साथ, और जब इसके साथ जुड़ता है तो यहाँ पे जब इस ग्रुप की बात करते हैं तो पहले HSO3 यहाँ पे क्लोरीन के साथ, और प्लस में यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये जो HSO3 है यहाँ पे जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पे, और Cl इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है सल्फोनिक एसिड। HSO3 के साथ जब नाम जुड़ेगा इसका तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे 1 2 ये नंबर आएगा 2 पे, तो इसको मेंशन करेंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका, सल्फोनिक एसिड। ये 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम 2 क्लोरो, इसका 4। मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, 4 क्लोरो। ये मेजर प्रोडक्ट होगा जहां पे हम मेंशन करेंगे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही एक और टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन का टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, कई अलग अलग चैप्टर्स में ये देखने को मिलेगी। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन रिंग के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये मेनली हेल्प करती है। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट किया जाता है। इसके अलावा जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर दी जाती है। पहला, इसको बोलते हैं हम क्या, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब बेंजीन रिंग के साथ जब हम बात कर रहे थे तो क्लोरोबेंजीन की बात कर लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्लोरोबेंजीन के साथ हम सीधे सीधे प्रेजेंस मेंशन करते हैं किसकी, CH3Cl की, या फिर RX कोई भी क्या एल्केन हेलो ग्रुप के साथ, यानी कि हेलो एल्केन कोई भी हो सकता है। R ग्रुप के साथ जब हम इसको मेंशन करेंगे और कंडीशन क्या होगी, एनहाइड्रस AlCl3, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे, वो भी कैसा, एनहाइड्रस, एकदम ड्राई कंडीशन में सूखा हुआ। इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्लोरीन था ये एज सच रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे CH3 आके जुड़ जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप। इसके अलावा इसी पे ये जो एल्काइलेशन हुआ है ये किस पे, पैरा पोजीशन पे भी देखने को मिलेगा, Cl, और यहाँ पे नीचे आके जुड़ा कौन, CH3। तो यहाँ पे अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप है और ये है क्लोरीन, हाइड्रोजन ग्रुप को प्रेफरेंस पे रखेंगे 1 और 2, तो इसका नाम रखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। इसके नाम की बात करेंगे तो ये 1 2 3 4, यानी कि 1 क्लोरो 4 मिथाइल एंड बेंजीन। अब ये जो बनेगा प्रोडक्ट ये होगा मेजर प्रोडक्ट, लगभग 80% ये फॉर्म होगा। और जब कभी पूछा जाएगा एल्काइलेशन थ्रू द फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बेंजीन रिंग पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगी, क्लोरीन ऊपर एज सच लगा रहेगा। ठीक इसी तरह अगली रिएक्शन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम एसाइलेशन। एसाइलेशन, अब एसाइलेशन के लिए हम क्या करते हैं, एसिटाइल ग्रुप की प्रेजेंस होती है, और एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, RC+OCl, बेसिकली CH3 के साथ ये देखने को मिलता है। CH3COCl को बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। इसका नाम होता है क्या, एसिटाइल क्लोराइड। ये होता है एसिटाइल क्लोराइड। और जब हम इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे किसकी, क्लोरोबेंजीन की, क्लोरीन यहाँ पे है, और जब इसकी रिएक्शन होगी तो वही कंडीशन फिर से देखने को मिलेगी, क्या, एनहाइड्रस AlCl3, वो भी कैसा, एनहाइड्रस। अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो फिर से वही कंडीशन,
बेंजीन रिंग के साथ Cl तो था ही साथ में, CH3CO तो C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 इस तरह से जुड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये ग्रुप जुड़ेगा और यहाँ पे आपका Cl ही रहेगा और नीचे आपके जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे अगर बात करें इनके नामकरण की, तो नामकरण कैसे लिखा जाएगा इसका, यहाँ पे देखो जैसे हम प्रेफरेंस क्लोरीन को दे रहे थे किस पे, मिथाइल सीरीज पे, लेकिन अब ये तो कीटोन ग्रुप हो गया, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से 1 और 2, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। और ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, और ये कौन सा, एसिटो ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप से आया है ना, तो इसको बोलते हैं 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 4 क्लोरो एसिटोफिनोन हो जाएगा और यहाँ पे ये बनेगा कैसा, मेजर प्रोडक्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इतनी सी आसान सी होती है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइलेशन की बात करेंगे तो एल्किल ग्रुप को जोड़ना है, एसाइलेशन की बात करेंगे तो एसाइल ग्रुप को जोड़ देना है, लेके किसको जाना है, दोनों को, ये है और ये। अगर याद कर पाओ ढंग से तो हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा है वुड्ज फिटिंग रिएक्शन में। वुड्ज फिटिंग में क्या था, CH3 इसका और इसका दोनों Na के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो NaCl बना रही थी और ये सीधे सीधे क्या बन रहा था, टोलुइन। पर वो यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 होता है, उसके साथ मेजर और माइनर दो प्रोडक्ट बनते हैं। हम मेनली फोकस करेंगे किस पे, मेजर प्रोडक्ट पे जो आपका बनके तैयार हो रहा होता है। अब ये तो हो गए कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके यूजेस रिमेन्स रह गए हैं। यूजेस काफ़ी आसान से होते हैं, उनको समझना काफ़ी आसान होता है, बट हाँ कुछ कंपाउंड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये आपकी उसकी स्ट्रक्चर होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इससे पहले एक कंपाउंड है CHCl3, इसको बोलते हैं हम क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे बात करें अगर हम CHCl3, दैट मीन्स द क्लोरोफॉर्म, सबने नाम सुना होगा, कोई अजूबा नहीं है। क्लोरोफॉर्म सबको पता है, फिल्मों में दिखाते हैं, रुमाल पे गिराया 2 बूंद और फिर गए सुंघा दिया किसी को और बेहोश हो गया, फिर उसको टांग के लेके भर के लेके चले गए, किडनैप कर लिया। तो इस तरह की जो कंडीशंस फिल्मों में दिखाई जाती है वो यही क्लोरोफॉर्म होता है। सिंपल मीथेन का क्लोरीनेशन करा के बनाया जाता है। CHCl3 इसका कंपाउंड स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म बड़े स्केल पे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपने अंदर डिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आसानी से पानी में तो घुलते नहीं है, तो हम क्लोरोफॉर्म की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए, या यूं कहें एनेस्थेटिक पैटर्न पे, एनेस्थीसिया के रूप में, यानी कि हिंदी भाषा में बोलें तो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता था। जैसे पेशेंट बीमार हो गया है तो उसका ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन के लिए उसको क्लोरोफॉर्म की हेल्प से बेहोश किया जाता था, और बेहोशी के बाद फिर दर्द ना हो ऑपरेशन के ड्यूरेशन में, इसलिए हम आसानी से इसकी हेल्प से यूज कर पाते थे। लेकिन ये खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि अगर जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो रेस्पायरेटरी रेट हमारा अगर मेंशन करें, एक बार सांस ले रहे हैं, इसी की कंपैरिजन में अगर हम 10 टाइम की बात करें, 10,000 बार अगर हम सांस लेते हैं तो उसमें से 9 टाइम्स, 9 पर 10,000 हमारी जो ब्रीथ रेट होती है, उसमें से अगर 9 टाइम्स हम क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में सांस लेंगे तो हमारे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य काफ़ी तेजी से गिर जाता है। होता क्यों है ऐसा, क्योंकि जब हम CHCl3 की बात करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और यूवी रेडिएशन में, ये बनाता है COCl2 और इसको बोलते हैं हम फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस होती है जो सराउंडिंग में मिक्स हो जाती है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर सकती है, हमारी इवन डेथ तक हो सकती है इसकी वजह से। इसीलिए
इसको एक डार्क कलर के बॉटल के अंदर भर के रखा जाता है ताकि लंबे समय तक इसकी जो रिएक्शन है ये ना देखने को मिले और जिस फॉर्म में हमें यूज करना है बस उसी फॉर्म में हम यूज कर पाएं। इसी पैटर्न पे एक और स्ट्रक्चर होती है आइडोफॉर्म, CH3 की बात करते हैं। आइडोफॉर्म के पास हीलिंग एबिलिटी होती है, लेकिन एज सच आइडोफॉर्म नहीं। आइडोफॉर्म से जो आयोडीन लिबरेट होता है, आयोडीन के पास हीलिंग एबिलिटी होती है, वुंड हीलिंग एबिलिटी। जो आप घरों में देखते होंगे पोविडीन, बीटाडीन, आयोडीन के जो मलहम आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, जहां घाव हो जाती है, चोट लग जाती है, वहां पे यूज किए जाते हैं, वो आपके आइडोफॉर्म के कंपोजिशंस या आप डायरेक्टली आयोडीन के कंपोजिशन होते हैं। बात करें CCl4 की तो ये भी कई सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाने में यूज किए जाते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की हेल्प से स्वार्ज रिएक्शन में परफॉर्मेंस होके बनाया जाता है फ्रियोन। इसकी हेल्प से बनाया जाता है फ्रियोन। फ्रियोन की बात करें तो फ्रियोन भी एक गैस होती है। तो फ्रियोन गैस बनाई कैसे जाती है? CCl4 के साथ स्वार्ट्ज रिएक्शन परफॉर्म करके। स्वार्ट्ज रिएक्शन हमने पिछले वीडियोस में डिटेल में बता रखा है। वहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड या फिर आपके मर्क्यूलस फ्लोराइड की प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन ग्रुप के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो आपके पास फ्रियोन ग्रुप बन के आता है, फ्रियोन 12। ये जो गैस बनती है ये बहुत कम जहरीली होती है, मतलब दिस इज अ नॉन पॉइजनस गैस एंड वेरी लेस रिएक्टिव गैस। वर्क एज एन कूलेंट, कूलेंट मतलब शीतलायक के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे AC, एयर कंडीशनर, कमरा देखते हैं जैसे AC ऑन होता है कमरा ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेंट, फ्रिज, फ्रिज के अंदर भी जैसे हम सब्जियां रखते हैं या मटेरियल रखते हैं तो वो भी कैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन रहते हैं, ठंडे रहते हैं। बन किससे रहे हैं? CCl4 से। फ्रियोन कूलेंट की तौर पे यूज की जाती है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। CCl4 का नुकसान और फ्रियोन का, दोनों का कंबाइंड नुकसान है, लेकिन CCl4 के नुकसान हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। CCl4 की प्रेजेंस अगर ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा ब्लीचिंग पर्पज में भी इसका यूज किया जाता है, सफाई करने के लिए क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। डिटर्जेंट्स में भी कुछ अमाउंट्स में मिक्स होते हैं जो आपके घरों में इंसेक्टिसाइड्स, मेनली लाइजॉल या अलग से फिनाइल या फिनॉल ग्रुप आते हैं, उसमें CCl4 लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बट इसकी प्रेजेंस में ज़्यादा देर तक अगर हम सांस ले लें तो हमें उल्टी आ सकती है, जी मिचली कर सकता है, या फीवर भी आ सकता है, नौसिया भी हो सकता है, इवन ब्लीडिंग और डेथ भी हो सकती है इसके ओवर डोज पे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका मेन जो नुकसान देखने को मिलता है किसका? CCl4 और फ्रियोन दोनों का। ये हमारे अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस के बाद हमारे पास ये टोपोस्फेयर, इसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद यहाँ पे एक लेयर बनती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हमें पता है कि यहाँ पे क्या एक लेयर लगी होती है ओजोन की, O3 की लेयर होती है जो सन से आने वाली जो UV रेडिएशन होती हैं उनसे हमें बचा के रखती है। लेकिन CCl4 और फ्रियोन गैस दोनों जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर में जो O3 है जब स्प्लिटिंग होती है, स्पेशली जब सनलाइट आती है इस पे UV रेडिएशन पड़ती है तो ये O2 और प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब अकेला O, और O अकेला CCl4 या फ्रियोन जब ऊपर पहुंचते हैं तो उस O को खींच लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शनल होती है बाई डायरेक्शनल, मतलब एक तरह से नीचे की लेयर जो है वो फिक्स रहती है, ऊपर की लेयर बनती बिगड़ती रहती है, बनती बिगड़ती रहती है, O2 और O टूटता रहता है और फिर जुड़ता रहता है। ये प्रोसेस होती रहती है, अपना खेल इनका चलता रहता है। लेकिन इस खेल में विघ्न डालने कौन पहुंच जाते हैं? फ्रियोन। फ्रियोन के ही फॉर्म होते हैं, स्पेशली मीथेन और इथेन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन ग्रुप मिलके इसको बनाते हैं CFC। CFCs बोलते हैं इनको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ और कार्बन्स ग्रुप के साथ ये कंबाइन करते हैं CFCs, और ये जाते हैं इस ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। क्या पतंग उड़ रही थी, इसमें से डोरी खींच ली तो क्या हो गया? पतंग कट जाएगी ना। तो ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हो जाता है, ऑक्सीजन भले ही मिल जाता है लेकिन क्या यहाँ पे होल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग तो ऑलरेडी एक मुद्दा है ही, साथ में ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, जिसकी वजह से सनलाइट का UV रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पे आती हैं। कई सारी कार्सिनोजेनेटिक कंडीशन फॉर्म होती है इनकी हेल्प से। अब यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राइक्लोरोईथेन इसका नाम है। अगर हम IUPAC नेमिंग करें इसकी तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इस कार्बन पे एक साइड से आपके बेंजीन रिंग अटैच है, और बेंजीन रिंग नॉर्मल नहीं, इसके साथ क्लोरीन भी है, यानी कि क्लोरोबेंजीन है। यहां पे भी आपकी क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ आपके क्या है, क्लोरीन लगे हुए हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है। और अगर बात करें इसकी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही इसको खोजा गया था, लेकिन इसके जो इंसेक्टिसाइड इफेक्ट होते हैं, मतलब ये कई सारे कीटाणुओं को मारने में सक्षम होता है, इसकी डिस्कवरी मूलर साहब ने सबसे पहले 1939 में की, जिसका लार्ज स्केल में वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में, और उसके बाद मच्छरों के लार्वा को नालियों के आसपास इनको छिड़क दिया जाता है, जिससे मच्छर के लार्वा मर जाते हैं, जिससे हम डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बच पाते हैं। इसके अलावा कुछ लीचेज या कुछ छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो अलग अलग हमें डिजीज काज करते हैं, उनको किल करने में ये एलिजिबल था, तो इसको बड़े लार्ज स्केल पे यूज किया गया, और 1943 और 44 के आसपास इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला मूलर साहब को। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे इसका यूज बढ़ता गया, हमने देखा कि जो इंसेक्ट्स थे, कुछ जीवाणुओं ने और कीटाणुओं ने इसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में रजिस्टिविटी डेवलप कर ली, कि मतलब ये जाएगा तो ठीक है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खा जाएंगे इसको, चबा जाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिला कुछ जो फिशेस थी, क्योंकि ये होता है कैसा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये डैमेज नहीं हो सकता, प्लास्टिक पॉलीथीन की तरह होता है। तो जब ये खेतों में डाला जाता था छिड़काव करने के लिए, कीड़े मकोड़े से फसल बचाने के लिए, तो वो तो मरते थे, लेकिन साथ में जब पानी जाता था नदियों में और तालाबों में बह के, तो वहाँ पे होता क्या है कि मछलियों को ये डायरेक्टली हार्म पहुँचाते थे, मछलियाँ मरने लगी, तो लार्ज स्केल पे इनके नुकसान देखने को मिलने लगे। इसकी वजह से 1973, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 1973 में USA ने इसको बैन कर दिया अपनी कंट्री में। फिर भी अभी कई सारी कंट्रीज में इसके यूजेज देखने को मिलते हैं। क्लोरीन ग्रुप होता है एरिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप के कंपैरिजन में प्रेफरेंस पे ये नहीं आता है, तो प्रेफरेंस पे नंबर आपके कौन से जाते हैं, ये 1 और ये 2। तो जब हम इसके नामकरण की बात करेंगे तो इसके नामकरण में हम मेंशन करेंगे 2, और चूंकि ये है कौन सा, क्लोरोबेंजीन ये भी है और क्लोरो ये भी है, यहाँ पे जब हम मेंशन करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2,2। अब इसके 1 2 3 4 चौथे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। इसी कंडीशन में 1 2 3 4 चौथे नंबर पे क्लोरीन, तो चौथे नंबर पे क्लोरीन और चौथे नंबर पे क्लोरीन, तो इसको मेंशन करेंगे हम 4 क्लोरोबेंजीन। लेकिन कितनी बार, 2 बार, इसलिए यहाँ पे हम डाई या बिस। अब बिस क्यों यूज करते हैं, जब ऑलरेडी एक ब्रैकेट के अंदर हम पूरी बड़ी वैल्यू को लिखते हैं तो हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह की हम टर्म्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 2,2 बिस, 1,1,1 ट्राइक्लोरोईथेन। ये आपका IUPAC नेम मिल सकता है, अगर ऑप्शन में दिया जाए तो इसको आप लिख के आएंगे प्रॉपरली। तो उम्मीद है यूजेस और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।